हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग इस एपिसोड में उपस्थित हुए हैं जिसमें क्लास 12 के केमिस्ट्री के सेट 347 सीसी के आंसर को देख रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में चौथे प्रश्न तक के पूरे जवाब आपको दिए जा चुके हैं और आज इस एपिसोड में हम लोग शुरू करेंगे पांचवें प्रश्न से और सातवें प्रश्न का। और आज इसी वीडियो में पूरे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे, जिनमें पहला प्रश्न आपका यहाँ पांचवा का जो है वो क्या है देख लीजिएगा। तो है कि विलयन के परासरण दाब को समझाइए तथा परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब विलयन के लिए परासरण दाब पूछ रहा क्या होता है और परासरण दाब तथा विलय के मोलर द्रव्यमान के बीच संबंध क्या होता है। तो परासरण दाब क्या होता है तो वो जान लीजिएगा। किसी विलयन से विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को ही परासरण कहते हैं। और जब विलयन से विलायक को अलग करना होता है तो उस समय द्रव जो होता है वह दाब डालता है किस पर, अर्धपारगम्य झिल्ली पर। तो उस समय द्रव जो अर्धपारगम्य झिल्ली पर दाब डालता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किसी विलयन से विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने पर उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब को परासरण दाब कहते हैं। अब परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान के बीच संबंध क्या होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि किसी विलयन का परासरण दाब P है, आयतन V है, इसके बाद ताप T है, इसके बाद मोलों की संख्या n है और विलयन स्थिरांक जो है वो s है। तो परासरण दाब के विलयन सामान्य विलयन समीकरण से क्या मिल जाएगा, हम लोगों को संबंध PV = NST मिल जाएगा। जैसा हम लोग जानते हैं आदर्श गैस समीकरण PV = nRT होता है, वह गैसीय अवस्था के लिए होता है। और यदि R की जगह हम लोग S रख देते हैं तो वह किसके लिए हो जाता है, विलयन के लिए हो जाता है। तो परासरण दाब के सामान्य विलयन समीकरण से क्या मिल जाएगा, PV = NST मिल जाएगा। अब n इक्वल टू क्या होता है, W/m होता है और m इक्वल टू आपको फार्मूला मिल जाएगा, वही क्या कहलाएगा, परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान के बीच संबंध कहलाएगा। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है कि किसी विलयन से विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग करने पर उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब को, जो द्रव स्थैतिक दाब होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। अब परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध, अब इसमें क्या था परासरण दाब, तो इसमें क्या था, माना विलय पदार्थ की मात्रा W, मोलर द्रव्यमान m, आयतन V, परासरण दाब P, ताप T हो। तो परासरण दाब के सामान्य विलयन समीकरण से क्या मिल जाएगा, PV = NST मिल जाएगा। PV = जिसमें n इक्वल टू क्या होता है, तो n इक्वल टू याद रखिएगा क्या होता है, W/m होता है, इसलिए क्या मिल जाएगा, W/mST मिल जाएगा। या m इधर आएगा तो PV यहाँ चला जाएगा, WST/PV हो जाएगा। ये इसके बीच संबंध होगा। और यदि यहीं पर वन था गुणांक फैक्टर को लेके अगर पूछ देता है तो m इक्वल टू हो जाएगा I × WST अपन क्या हो जाएगा, PV हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अभिक्रिया के औसत तथा तात्क्षणिक वेग को समझाइए और वेग को प्रभावित करने वाले दो कारकों को लिखिए। तो अभिक्रिया के औसत वेग और तात्क्षणिक वेग क्या होते हैं, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है। औसत वेग का मतलब कि जिस अभिक्रिया का वेग कम होता है तथा जिसके वेग को हम माप सकते हैं उसे औसत वेग या मंद वेग कहते हैं, मंद अभिक्रिया कहते हैं। अब वह अभिक्रिया जिसका वेग अधिक होता है तथा जिसके वेग को मापा नहीं जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा भी गया औसत वेग, वह अभिक्रिया जिसका वेग कम होता है तथा जिसके वेग को मापा जा सकता है उसे औसत वेग कहते हैं। H2 + हाफ O2 दिस गिव्स H2 हो जाएगा। और तात्क्षणिक वेग क्या होगा, वह अभिक्रिया जिसका वेग बहुत अधिक होता है तथा जिसके वेग को मापा नहीं जा सकता उसे हम लोग तीव्र या तात्क्षणिक अभिक्रिया कहते हैं। कैसे पता चलेगा, कोई अभिक्रिया दे देते कि औसत अभिक्रिया है कि औसत वेग होगा कि तात्क्षणिक वेग होगा। तो याद रखिएगा, यदि आयनिक अभिक्रिया होगा उसमें आयनिक यौगिक होंगे तो सदैव तात्क्षणिक या तीव्र अभिक्रिया होगा, यदि सहसंयोजी यौगिक होगा तो सदैव औसत अभिक्रिया या मंद अभिक्रिया होगा। अब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो अभिकारक की सांद्रता होता है, ताप होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इनमें से दो कारक पूछा हुआ था, तो हम लोग अभिकारक की सांद्रता ले सकते हैं, ताप ले सकते हैं। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्यों, क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। जैसे अभिकारक की सांद्रता बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और अभिकारक की सांद्रता घटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। इसी प्रकार से ताप जो होता है वो भी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। कैसे, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्यों, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप उनके मध्य टक्करों की संख्या बढ़ती है और टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण उनकी अभिक्रिया का वेग भी
बढ़ जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है क्या होता है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं अभिक्रिया के अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ताप के लिए क्या, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए तथा संक्रमण तत्वों के दो प्रमुख लक्षण की व्याख्या कीजिए। तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो अपाव के नियम के अनुसार होना चाहिए वो 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन यदि डी कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके बगल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसी परिस्थिति में यस से 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाता है, डी में चला जाता है। या तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डी में यदि 9 इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसी परिस्थिति में यस से 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाता है, डी में चला जाता है। यह डी कक्षक का अपना स्वयं का गुण है, इस कारण से यहाँ पर क्या हो जाएगा 4s1 और 3d5 हो जाएगा, 4s1 और 3d10 हो जाएगा, क्योंकि d5 या d10 पर डी कक्षक जो होता है वो अस्थायी होता है, इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s1 3d5 हो जाएगा और कॉपर का जो होगा 4s1 3d10 हो जाएगा। दो प्रमुख गुण पूछा था, दो प्रमुख गुण में क्या होगा, इनके दो आयतन कोष अपूर्ण होते हैं, किसके, संक्रमण तत्वों के। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक तत्वों को। डी ब्लॉक तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनके दो वाहकोष जो होते हैं वह अपूर्ण होते हैं। इसके बाद इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह होता है n-1 s2 p6 d1 to 10 ns1 या ns2 होता है। इनके वाहकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद ये अनुचुंबकीय प्रकृति के होने के कारण ये रंगीन यौगिकों का निर्माण करते हैं और आवर्त सारणी में ये s और p ब्लॉक के मध्य रखे गए, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। साथ ही साथ डी ब्लॉक में जितने तत्व उपस्थित है सभी धातु होते हैं और डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वे सभी आपके उपसहसहजी यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो पूछा तो दो ही था, आपको इनमें से जो भी आपको दो याद आया होगा आप कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई फिक्स आपका ये नहीं है कि यही दोनों आपको लिखने ही थे। इसके बाद इसमें एक प्रश्न था जो पांचवें का घ था कि उपसहसहजी यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत सीएफटी को समझाइए तथा इनकी सीमाएं लिखिए। वो थोड़ा बहुत बड़ा था, इसलिए आपको अलग से एक वीडियो में केवल सीएफटी को लेके मिल जाएगा, जिसमें क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत पूरा क्या है और उसमें सीमा क्या थी, वो दोनों के जवाब आपको अलग से एक वीडियो मिल जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जिसमें छठा प्रश्न आता है। छठे में क्या है, क्या होता है जब प्रश्न आया था उसमें पहला प्रश्न है सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं तो क्या बनता है। सोडियम एजाइड का सूत्र क्या होता है, NaN3। क्यों NaN3 होता है, क्योंकि N3 माइनस होता है, Na पर प्लस होता है, इसलिए सोडियम एजाइड का सूत्र जो होगा वह हो जाएगा NaN3। अब NaN3 को जैसे ही गर्म करेंगे तुरंत क्या दे देगा, हमें सोडियम और नाइट्रोजन गैस दे देगा। तो सोडियम एजाइड को गर्म करते हैं तो सोडियम और नाइट्रोजन गैस मिलता है। लिथियम को नाइट्रोजन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है। तो यहाँ पर क्या होगा वो देख लीजिएगा। लिथियम नाइट्राइड में क्या हो जाएगा, नाइट्राइड का मतलब होता है नाइट्रोजन पर 3 माइनस होता है, लिथियम पर 1 प्लस होता है, इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा, Li3n हो जाएगा। तो यहाँ पर लिथियम की क्रिया नाइट्रोजन से कराते हैं, लिथियम नाइट्राइड बनता है। इसके बाद अमोनियम क्रोमेट को गर्म करते हैं तब क्या बनता है, अमोनियम क्रोमेट को गर्म करने पर अमोनिया और क्रोमिक अम्ल बनता है। तो यहाँ पर लिखा गया अमोनिया और क्रोमिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2CrO4 होता है। इसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को गर्म करते हैं तो उच्च ताप पर गर्म करने पर क्या देता है, नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, जिसे NO के नाम से जानते हैं, NO और सूत्र के रूप में देखते हैं। क्या हो जाएगा N2+O2 दिस गिव 2NO। इसके बाद अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइट के जलीय विलयन के साथ अभिकृत कराते हैं तो क्या बनता है, इसमें बन जाता है आपका सोडियम क्लोराइड, नाइट्रोजन और जल बन जाता है। इसी के साथ इतना पूरा देखिएगा, फिर इसी के जस्ट बाद आपको अगले प्रश्नों के जवाब आपको इसी वीडियो में ही मिलने वाले हैं। उसी में अगला प्रश्न आपका बचा हुआ था और करके भी आया था, क्योंकि 5 नंबर में जो आता है 5वें का है ना, एक सेकेंड, हाँ छठे का। तो छठे में जो आपका का आया था, का में 5 नंबर का आपका प्रश्न था, उसी में और करके भी आपको प्रश्न दिया था, जिसमें 2 प्रश्न थे, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न क्या था, वो ये था कि अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की विधि का प्रवाह चित्र एवं रासायनिक समीकरण देते हुए
निम्नलिखित के साथ अमोनिया का Cu2 प्लस आयन और Ag प्लस आयन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें जो 3 नंबर था वो समीकरण पे था, 2 नंबर इसके चित्र पर है। तो चित्र देखिए, बोर्ड पे आ नहीं पाता, पूरे सोल्यूशन देने थे इसलिए मैं चित्र तो नहीं बना पाया, लेकिन आपको सभी प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ। तो इनमें औद्योगिक निर्माण पूछा था, तो अमोनिया का जो औद्योगिक निर्माण है वो हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण है, जिसमें क्या करते हैं, आयरन उत्प्रेरक मोलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, अमोनिया मिल जाता है। इसके बाद जो आपका ये 2 प्रश्न पूछा गया था पिछले 2021 में भी यही प्रश्न था, सेम प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, लेकिन बस इसमें क्या कर दिया है, CuSO4 और AgCl के जगह पर Cu कॉपर आयन और सिल्वर आयन देके प्रश्न दे दिया था, और कुछ नहीं करना था, बस आवेश रख देने थे। वहां पर Cl और SO4 था, ClSO4 आपने लगाया था, SO4 हटाएंगे 2 प्लस हो जाएगा और Cl हटाएंगे तो +1 हो जाएगा। यही आपको बस रासायनिक समीकरण में चेंज करना था, प्रश्न में इतना ही बस चेंज किया था। तो इसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3 संबंध एक संबंध 3 के अनुपात में मिलाते हैं, आयरन उत्प्रेरक मोलिब्डेनम वर्धक की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके क्या बन जाता है, अमोनिया बन जाता है। फिर पूछा था कॉपर आयन के साथ अमोनिया का क्रिया लिखिए। कॉपर आयन का जब अमोनिया के साथ क्रिया लिखेंगे तो CuNH3 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ +2 भी लिख सकते हैं, +1 भी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पर सिल्वर आयन पूछता है, सिल्वर पर 1 प्लस होता है, NH3 के साथ जब क्रिया कराएंगे ये क्या करता है, उपसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है, तो AgNH3 का होल ट्वाइस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका जवाब हो गया। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा हुआ था, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब ये खा आपका आ गया है, तो जिनमें खा के बारे में आप आगे जानेंगे कि खा में क्या पूछा हुआ था। तो ये भी आपका 5 नंबर का प्रश्न था। अब इसमें खा जो है, खा में क्या दिया था, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए, जिसमें कोलबी अभिक्रिया पूछा था। कोलबी अभिक्रिया में क्या करते हैं, सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं, तो एनोड पर एथेन व कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, सोडियम एसीटेट और सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं, क्या मिलता है, एनोड मिलता है। कहा, एनोड पर क्या मिलता है, एथेन, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और जो आपका कैथोड होता है उस पर क्या मिलता है, हाइड्रोजन मिलता है। दूसरा प्रश्न क्या है, राइमर टीमेन अभिक्रिया लिखिए, जिसमें क्या होता है, फिनाल की क्रिया क्लोरोफॉर्म युक्त केवेज के साथ कराते हैं, तो आर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। यदि यहीं पे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा तो आर्थो व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का मिश्रण प्राप्त हो जाएगा। Cl3 होगा तो CHO बनेगा, और Cl4 होगा तो COOH बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, 3KCl2H2O हो गया। ये राइमर टीमेन अभिक्रिया है। फिनाल का ऑक्सीकरण, फिनाल का ऑक्सीकरण जो होता है वो 3-4 प्रकार से कराया जाता है, जिसमें इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रखा था, तो आप कोई भी करा सकते हैं। यदि वायु के साथ कराते हैं क्या बना देता है, पैराबेंजोक्यूनोन बना देता है। फिर अगला प्रश्न आता है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण में हम लोग क्या करते हैं, एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम मेथॉक्साइड के साथ कराते हैं, तो डाई एथिल ईथर बनता है। इसके बाद मेथेनॉल का औद्योगिक विधि पूछा था। मेथेनॉल का औद्योगिक विधि जो है वो लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा भी होता है, दूसरा जल गैस द्वारा भी होता है। तो लकड़ी का भंजक आसवन जो है वो काफी बड़ा है, और 1 नंबर में लिखना है तो सीधे आप लिख सकते हैं जल गैस से। जल गैस का सूत्र क्या होता है, CO और H2 के मिश्रण को ही जल गैस कहते हैं, और यदि वहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन हो जाता है तो उसे हम लोग सिन गैस कहते हैं। तो यहाँ पर जल गैस की क्रिया हाइड्रोजन से जिंक ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके क्या बन जाता है, मेथेनॉल बन जाता है। फिर इसके बाद क्या है, एल्कीन के अम्ल उत्प्रेरित जल योजन का रासायनिक समीकरण एवं क्रिया विधि लिखिए। तो इसका मतलब क्या है कि अम्ल की उपस्थिति में एल्कीन की क्रिया जल से कराना है, और क्या बनेगा और उसका रासायनिक समीकरण देना है, साथ ही साथ उसकी क्रिया विधि भी बतानी कि कैसे वह बनेगा। तो एल्कीन की क्रिया, जैसे कोई भी एल्कीन आप ले लीजिएगा, अगर एल्कीन की क्रिया जल से कराते हैं तो H2SO4 की उपस्थिति में क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। जैसे ही अल्कोहल बनेगा, अब यहाँ पर बनेगा कैसे, तो सबसे पहले क्या होता है, जल H2SO4 के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन और HSO4 माइनस आयन देता है। जैसे हाइड्रोनियम आयन बनता हुआ एथिलीन के साथ क्रिया करता है, और यहाँ से क्या बना देता है, कार्बोकेटायन बना देता है,
और साथ में क्या निकल जाता है, H2O निकल जाता है। और जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा दूसरे स्टेप में आ जाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो कार्बोकेटायन बना था वो पुनः जल के साथ क्रिया करेगा। जल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह क्या करेगा, इसके ऊपर आक्रमण करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और जैसे ही आक्रमण करेगा क्या बन जाएगा, CH3CH2, ऑक्सीजन बंद बना रहा है, यहाँ से ये प्लस हटाने के लिए ऑक्सीजन की संयोजकता अधिक हो रही है, इसलिए प्लस चार्ज ऑक्सीजन पर आ जाता है, ये मध्यवर्ती उत्पाद बन जाएगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, यहाँ से यह हाइड्रोजन इस दिशा में बंद टूटेगा और ऑक्सीजन ये उदासीन हो जाएगा और H+ निकल जाएगा, क्योंकि H+ उत्प्रेरक की तरह कार्य किया है, तो यदि भाग लिया है तो उत्पाद में बाहर भी हो जाएगा, इसलिए H+ बाहर हो जाएगा, क्या बन गया, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। इसी में 5 नंबर का ये प्रश्न था और 5 नंबर में ये है, तो 3 नंबर यहाँ से हो गए। बाकी 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे थे कि प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल की पहचान का रासायनिक समीकरण लिखिए। यदि अल्कोहल की पहचान करना होता तो ऑक्सीकरण के द्वारा करते हैं, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा करते हैं, या फिर हम लोग किसके द्वारा करते हैं, लुकास परीक्षण द्वारा करते हैं। लुकास परीक्षण द्वारा जब करना होता है तो लुकास परीक्षण क्या होता है, HCl व जिंक क्लोराइड के, निर्जल जिंक क्लोराइड के मिश्रण को लुकास परीक्षण कहा जाता है। यदि आप अल्कोहल के मिश्रण में मिलाते हैं तुरंत दुधिया रंग मिल जाता है तो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 5 मिनट बाद यदि दुधिया रंग मिलता है तो 2 डिग्री अल्कोहल होता है, और यदि गर्म करने पर मिलता है दुधिया रंग तो वो आपका प्राथमिक अल्कोहल होता है। और यहाँ पर जो आपका दुधिया रंग मिलता है वह हेलोएल्केन के कारण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एथिल अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है। HCl के साथ जब क्रिया कराएंगे ClOH को हटा देगा, H2O चेंज कर देगा और एथिल क्लोराइड बना देगा, और ये गर्म करने पर बनता है तो ये प्राथमिक अल्कोहल होगा, और 5 मिनट बाद दुधिया रंग मिल जाता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, इसी के जस्ट बाद अगले प्रश्न का जवाब आपको मिलने वाले हैं। सातवें का क है, उसमें आया हुआ था क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो और पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। यह 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है और 2023 में भी पूछ लिया गया, 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है और उसमें फिर से पूछ लिया गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसका जवाब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनयक समूह होते हुए भी एरोमेटिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की देने की बात होती है तो वह ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ही देता है, या ऑर्थो पैरा निर्देशक की तरह कार्य करता है। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक समूह से जुड़ा जो Cl समूह होता है उसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिससे वह +R या +M समूह की तरह कार्य करता है, जिसके कारण एरोमेटिक नाभिक समूह के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ऋणावेश आ जाता है, जिसके कारण आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बेंजीन नाभिक के या एरोमेटिक नाभिक के ऑर्थो व पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है, इसलिए Cl समूह ऑर्थो पैरा निर्देशक की तरह कार्य करता है। फिर अनुनादीय संरचना बनाने होते हैं, इनमें 5 आपके अभिक्रियाएं आते हैं, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में 2 आते हैं, एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। इन 5 में से कोई आप एक उदाहरण के तौर पर भी लिखेंगे तो और बेटर एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, यहाँ तक भी लिखेंगे तब भी आपका सही ही माना जाएगा, क्योंकि उदाहरण के लिए पूछा नहीं था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो वही चीज मैंने लिखा है कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन अपने समूह होते हुए भी क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो और पैरा निर्देशक समूह की तरह कार्य करता है, क्योंकि एरोमेटिक समूह से जुड़े Cl समूह के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिससे यह +R या +M समूह की तरह, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो +R +M होगा, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसके बगल वाले परमाणु के पास होगा वह -R -M समूह की तरह कार्य करेगा। इसी YouTube चैनल पर अभी एग्जाम से कुछ दिन पहले मैंने बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाया था, उसी से यह प्रश्न आपका मिलता जुलता ही आया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं +R +M समूह की तरह कार्य करता है, जिसे एरोमेटिक नाभिक समूह के ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या जाता है, ऋणावेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह जो होता है वह धनावेशित होता है, इसलिए कहाँ आक्रमण करेगा, तो जिससे आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह ऑर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है, जिससे Cl समूह किसकी तरह कार्य करता है, ऑर्थो पैरा निर्देशक की तरह कार्य करता है। यह आपके अनुनादीय संरचना बनाई है, जिसने अनुनादीय संरचना में देख सकते हैं यह ऑर्थो स्थिति है, ये मेटा, ये पैरा है,
तो यहाँ पर फिर ये मेटा है, फिर आर्थो है, तो आर्थो पैरा और आर्थो पर माइनस चार्जेस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह होगा वह आर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है, इसलिए Cl समूह किसकी तरह कार्य करता है, तो वह आर्थो पैरा निर्देशक की तरह कार्य करता है। इसी में जो आपका प्रश्न है वो दूसरा खंड है, ये 3 नंबर का था, 2 नंबर में प्रश्न पूछा था ऊर्जा विक्रिया क्या होता है, ऊर्जा फिटिक पूछा था, एक सेकेंड, ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया पूछा है तो उसको देख लीजिएगा। अगर ऊर्जा फिटिक पूछा है तो यहीं पर एक क्या होगा, एरोमेटिक हेलो एल्केन होगा और एक एलिफैटिक एल्केन होगा, जिससे क्या बन जाएगा, एरोमेटिक और एलिफैटिक समूह आपस में जुड़ जाएंगे और जो बने वाला कंपाउंड है इसका नाम क्या है, टॉल्यूइन है। ये भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया गया था, और सेंटमेयर अभिक्रिया भी। तो ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, शुष्क ईंधन की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन व क्लोरोमेथेन की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो टॉल्यूइन बनता है, इसी को ऊर्जा फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। सेंटमेयर अभिक्रिया में क्या करते हैं कि उपरस क्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है, इस अभिक्रिया को सेंटमेयर अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो होता है वह किससे बनता है, एनिलीन से बनता है। कैसे बनता है, एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल युक्त HCl के साथ कराते हैं तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाता है। फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से हम लोग क्या प्राप्त कर लेते हैं, क्लोरोबेंजीन प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न इससे आया हुआ, ये आपका 5 नंबर में था, या करके प्रश्न ये पूछा गया है, तो इनमें क्या है कि हेलोएरिन की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए कि हेलोएरिन में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ होता है, तो जहां आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा वहां पर कभी भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होगा या नाभिक स्नेही समूह वहां आक्रमण नहीं करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही बेंजीन नाभिक के आर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण करता है तो नाभिक स्नेही समूह कहाँ आक्रमण करेगा, मेटा स्थिति पर, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलोएरिन में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मेटा स्थिति पर होता है, क्योंकि हेलोएरिन में उपस्थित हेलोजन समूह के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण वह +R या +M समूह की तरह कार्य करता है, जिससे आर्थो और पैरा स्थिति पर ऋणावेश आ जाता है, जिससे नाभिक स्नेही समूह मेटा स्थिति पर आक्रमण करता है। और इसकी अनुनादीय संरचना, अनुनादीय प्रभाव भी पूछा हुआ था शायद, हाँ, अनुनादीय प्रभाव भी पूछा हुआ है कि इसमें अनुनादीय प्रभाव को समझाइए, तो सेम चीज यही आपको अनुनादीय संरचना इसमें भी रख देने हैं। और यहाँ पर समझ सकते हैं कि यदि ऋणावेश नाभिक स्नेही समूह भी ऋणावेशित होता है तो आर्थो और पैरा स्थिति पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, फिर बचा क्या, मेटा स्थिति पर कोई ऋणावेश नहीं, इसका मतलब यहाँ पर धनावेश है, और धनावेश इसका मतलब नाभिक स्नेही समूह कहाँ आक्रमण करेगा, मेटा स्थिति पर। इतना जवाब लिखने के बाद आपको यही संरचना यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद होता है हेलोएल्कीन की 2 धातुओं से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो हेलोएल्केन हो गया RX की क्रिया लिथियम से करा देंगे, एल्कीन लिथियम बना लेता है, LiX बन जाएगा, और शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलोएल्केन की क्रिया मैग्नीशियम धातु से कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है, जिसे RMGX सूत्र के से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है 3 नंबर में ये हो गया, बाकी इसके बाद आपका ये आता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो 3 नंबर का ये था, 2 नंबर का ये हो गया, टोटल 5 हो गए। अब इसमें से 5 नंबर के आने वाले हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन में एल्डोल संघनन व क्रॉस एल्डोल संघनन लिखिए। तो एल्डिहाइड में एल्डोल बताना है, कीटोन में एल्डोल बताना है, इसके बाद क्रॉस एल्डोल बताना है। तो एल्डिहाइड एल्डोल संघनन कौन देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो एल्डोल संघनन देते हैं, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वे आपके कनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो कनिजारो अभिक्रिया में केवल फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड होता है। बाकी इसके बाद जो भी आप एल्डिहाइड लेंगे उनमें यदि अल्फा हाइड्रोजन है तो वह एल्डोल में चले जाएंगे, और कोई भी कीटोन लेते हैं यदि उनमें भी अल्फा हाइड्रोजन है तो वो भी किस में चले जाएंगे, एल्डोल में चले जाएंगे। तो इसका मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही एल्डोल देते हैं, और दोनों के यदि अलग अलग अणु हो गए तो वो क्रॉस एल्डोल देंगे, क्योंकि एल्डोल में जिसका आप एल्डोल संघनन कराने जा रहे हैं उसके अणुओं की संख्या 2 होनी चाहिए। यदि दोनों समान रहे तो एल्डोल देंगे, और यदि दोनों अलग अलग हो गए तो क्या दे देंगे, क्रॉस एल्डोल दे देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एस्टल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि क्रियात्मक समूह है, ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ भाग लेता है, और एस्टल्डिहाइड के 2 अणु को लेकर गर्म कराते हैं, क्या बन जाता है, प्रोटोनल्डिहाइड बन जाता है। ये हो गया एल्डिहाइड का एल्डोल संघनन। और कीटोन को लेकर 2 अणु, एसीटोन के 2 अणु को लेकर गर्म कराते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, 1 2 और 3 4 हो जाएगा, 4 मेथिल और 3 पेंटीन टू ओन हो जाएगा, 4 मेथिल 3 पेंटीन टू ओन बन जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा,
ये कीटोन एल्डोल संघनन हो गया। इसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन का क्रॉस एल्डोल संघनन लिखिए। तो इसमें देख सकते हैं ये एसिटाल्डिहाइड है, ये एसीटोन है। एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन को आपस में दो अणु लेकर गर्म करते हैं तो ये आपको उत्पाद जो देता है इसी को क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो हो जाएगा 3 पेंटीन 2 ओन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा जवाब रहा। इसके बाद दो और प्रश्न बचे हुए हैं जिनमें कनिजारो अभिक्रिया और जो पूछा हुआ है ये पूरा क्लियर देख लीजिए। फिर लास्ट आपका वो प्रश्न बता देते हैं। पूरे सेट का सॉल्यूशन आपको पूरा मिल चुका है। अब इसके बाद अगला अभी प्रश्न देख लीजिएगा। आगे आपका इसी में खा वाले में 7वें खा में फर्स्ट आपका क्वेश्चन था, यहीं से सेकंड क्वेश्चन, ये 3 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर का ये पूछा था कैनिजारो अभिक्रिया। तो फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड के असमानुपातन के फलस्वरूप एक अणु आपका ऑक्सीकृत होता है और एक अपचयित होता है। जो अपचयित होता है वो अल्कोहल में चेंज हो जाता है, जो ऑक्सीकृत होता है वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। चूंकि अम्ल और क्षार है इसलिए क्रिया के फलस्वरूप लवण बना लेते हैं, इसलिए क्या बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा और मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो फॉर्मल्डिहाइड क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो सोडियम फॉर्मेट और मेथिल अल्कोहल बन जाता है। या करके 5 नंबर का ये प्रश्न पूछा हुआ था कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की 5 विधियां लिखिए। ये भी 2022 का रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें आपका क्या था, एथेन का ऑक्सीकरण कराएंगे KMnO4 H2SO4 या K2Cr2O7 H2SO4 के उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या मिल जाता, फॉर्मिक अम्ल, क्योंकि 3 ऑक्सीजन लिखा गया। यदि आप ऑक्सीकरण पे स्टेप बाय स्टेप कराएंगे तो एथेन के ऑक्सीकरण से एथिल अल्कोहल बनता है, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसिटाल्डिहाइड बनता है और एसिटाल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से आपका क्या बन जाएगा, तो वो आपका बन जाएगा एसिटिक अम्ल होना चाहिए। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर या तो रुक जाइए, ये हो जाएगा CH4 लिख लीजिए, बस CH4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा CH3OH, सही है। तो यहाँ पर मेथेन का ऑक्सीकरण कराते हैं तो फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। फिर इसके बाद कैसे बनता है, तो मेथेन के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बन जाता है, फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। मतलब 3 बार ऑक्सीकरण कराने पर ही फॉर्मिक अम्ल आपका प्राप्त होता है, उसी को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसलिए मेथेन का जब आप ऑक्सीकरण कराएंगे KMnO4 H2SO4 की उपस्थिति में 3 नवजात ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, क्या बन जाएगा, फॉर्मिक अम्ल बन जाएगा। फिर दूसरा क्या हो सकता है, मेथिल अल्कोहल से KMnO4 H2SO4 की उपस्थिति में मेथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तब भी आपका क्या बन जाता है, फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। कैसे, मेथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से फॉर्मल्डिहाइड बनता है, फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से आपका क्या बन जाता है, फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। फिर अगला क्या है, अगला ये है फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराते हैं क्या बन जाता है, फॉर्मिक अम्ल बन जाता है। फिर इसके बाद क्या आता है, हाइड्रोजन साइनाइड से अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड का जल अपघटन कराते हैं तो फॉर्मिक अम्ल बनता है। इसके बाद क्या है, मेथिल फॉर्मेट से, मेथिल फॉर्मेट का जल अपघटन कराते हैं तो क्या बन जाता है, फॉर्मिक अम्ल बन जाता है और मेथिल अल्कोहल बन जाता है। तो आज के लिए आपको इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और 347 CC के जो सेट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल चुके हैं। अब अगले सेट का प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। तो आज के लिए आपको इतना ही। और यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।